मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली बार हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म को देख रहे थे। अब इस बार हम लोग फिर से कल्चर को बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन से देखेंगे। पहले भी बहुत सारी क्लासेस हैं इसके बारे में, लेकिन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। हर क्लास में कुछ न कुछ नया होता है। तो आज की क्लास जो है ह्यूमन इवोल्यूशन और उसका कल्चर, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, और वो सब हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो एक तो जियोलॉजिकल टाइम टेबल होमवर्क के तौर पे करिए, जियोलॉजिकल टाइम टेबल, क्योंकि जब भी हम हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं, जियोलॉजी की शुरुआत करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की करते हैं, यहाँ तक कि सोशियोलॉजी की करते हैं, चाहे राज्य का विकास देखें, चाहे समाज का विकास देखें, चाहे परिवार का विकास देखें, चाहे हम विवाह का विकास देखें, किसी भी संस्था का विकास देखें, विकास हमको ले जाता है गुफाओं में, उस अर्ली मैन की तरफ ले जाता है जब ये विकसित हुए हैं। तो इसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो टेक्सोनॉमी अच्छे से तैयार होना चाहिए, खास करके मेमल्स का क्लासिफिकेशन। मेमल्स का क्लासिफिकेशन पहले भी आपको बताया था, फिर आपको बता रहे हैं मेमल्स का क्लासिफिकेशन। उसमें भी प्राइमेट्स का, खास करके प्राइमेट्स का क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्राइमेट्स के क्लासिफिकेशन में ही क्लाइमैक्स जब आएगा तो फिर ह्यूमन बीइंग आएगा, होमो सेपियंस। तो हम लोग पैरेलल में संस्कृतियों को भी तैयार करते जाएंगे। तो क्या क्या तैयारियां एक साथ होगी। तो जब हम जियोलॉजिकल टाइम टेबल पढ़ते हैं तो एक तो हमको जियोलॉजिकल टाइम टेबल वाला टाइम जोन पकड़ना है, भूवैज्ञानिक समय सारणी वाला। और भूवैज्ञानिक समय सारणी में सबसे जो लेटेस्ट पीरियड होता है वो सिनोजोइक, और सिनोजोइक के अंदर हम बात करते हैं प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन जब ह्यूमन्स का इवोल्यूशन हो गया था, तो प्लिस्टोसिन। उससे पहले प्लायोसिन। तो प्लायोसिन में क्या था और प्लिस्टोसिन में क्या था, यहाँ आकर के आपको देखना है। एक और चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ क्लास के शुरुआत में कि एक क्लॉक होता है 24 आवर का क्लॉक हिस्ट्री का। तो अर्थ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ अर्थ, 24 आवर क्लॉक फॉर हिस्ट्री ऑफ अर्थ। पृथ्वी के इतिहास का 24 घंटे का इतिहास, 24 घंटे की घड़ी, पृथ्वी के इतिहास की 24 घंटे की घड़ी। और 24 घंटे की घड़ी जब आप पृथ्वी के इतिहास की देखेंगे तो काफ़ी समय तक पृथ्वी पर मेटेराइट का बम्बार्डमेंट चल रहा था। बहुत लेट जाकर के, यदि हर रात को 12 बजे हम पृथ्वी की शुरुआत देखें तो जीवन की शुरुआत रात को 3 या 4 बजे हमको थोड़ा थोड़ा एक देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले सेल डिवीज़न की शुरुआत देखने को मिलती है। और उसके बाद जब समुद्र बन गया पानी में, तब फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शाम को 6 बजे के आसपास दूसरे दिन। और फिर एल्गी और तमाम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एनिमल्स आते हैं। डायनासोर रात को 11 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास। जाके देखिएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा 24 आवर क्लॉक फॉर हिस्ट्री ऑफ अर्थ, तो आपको उसमें मिलेगा पूरा साइकिल। तो 11:58 और 47 सेकंड, 43 सेकंड पे ह्यूमन का ओरिजिन आपको मिलेगा। रात को 11:58
11:58:43 11:58 43 सेकंड, यानी फिर से रात को 12, अभी का जो समय है फिर से रात की 12 बज गई अगर ये मान के चलें तो 77 सेकंड पहले ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है, बंदर से आदमी मनुष्य बना है। तो ये जितना कुछ हम लोगों ने डेवलपमेंट किया है गुफाओं से निकल करके, और ये लगभग 3.5 लाख साल का समय है, 3.5 लाख का समय है। 3.3 मिलियन ईयर्स, 3.3 मिलियन ईयर्स, तो 3.3 मिलियन ईयर्स 3.5 नहीं, सॉरी 33 लाख, 33 लाख, 33 लाख का समय है, 3.5 नहीं है, 33 लाख साल पहले की बात है। तो 33 लाख साल पहले जब से ह्यूमन आया, और ह्यूमन अभी सीधा खड़ा नहीं हुआ है, मानव ने अभी सीधा खड़ा होना शुरू नहीं किया है, लेकिन इंसान के आने के बाद उसमें जो झुक करके तो चल रहा था, लेकिन उसने पत्थर को औजार बनाना शुरू किया, स्टोन टूल्स। और स्टोन टूल्स जब से उसने बनाने शुरू किए प्लायोसिन के शुरुआत, प्लायोसिन के एंड में और प्लेस्टोसिन के शुरुआत में, प्लायोसिन के एंड में और प्लेस्टोसिन के शुरुआत में, तो इस समय को हम लोग बोलते हैं पेलियोलिथिक पीरियड, पेलियोलिथिक, पूर्व पुरापाषाण, पेलियोलिथिक, पूर्व पुरापाषाण। पेलियोलिथिक को 3 भागों में बांटते हैं, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक। और फिर आता है मीजोलिथिक। पहले आएगा लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, पूर्व पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, अपर पेलियोलिथिक। फिर आएगा मध्य पाषाण, मीजोलिथिक, और लास्ट में आएगा नियोलिथिक। ये जो पूरा सीक्वेंस है इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको बताया एक तरफ हम टाइम टेबल देखते जाएंगे, कितने लाख साल पहले की बात हो रही है, तो आप चाहे विकिपीडिया से पढ़ें, विकिपीडिया में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा यूरोपियन एस्पेक्ट ज़्यादा है। वर्ल्ड लेवल पे जब भी हम कोई चीज़ पढ़ेंगे तो यूरोपियन और अमेरिकन स्टाइल वहाँ दिखाई पड़ता है। भारतीय पद्धति से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? सबसे पहले काल, टाइम पीरियड। दूसरा फॉसिल्स, उस समय का मनुष्य कौन सा था जिसने ये सब पत्थर के औजार बनाए थे। तो मनुष्य का प्रकार, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, सो ह्यूमन एवोल्यूशन में जाएंगे। तीसरा स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स कौन कौन से हैं, और उसकी टेक्निक, बनाने की टेक्निक क्या थी, स्टोन टूल्स और उसकी टेक्निक। चौथा, वो लोग अपना निर्वाह कैसे करते थे, सबसिस्टेंस पैटर्न, सोशल लाइफ, उनकी सोशल लाइफ। तो एक तरह से उनका खाना पीना, फिर सोशल लाइफ, और फिर लिखिए प्लेसेस, स्थान, कहाँ कहाँ से फॉसिल्स और स्टोन टूल्स मिले हैं। स्टोन टूल्स कहाँ से मिले हैं, फॉसिल्स कहाँ से मिले हैं, तो स्थान, प्लेसेस। तो ये खास बिंदु हैं जिनके तहत स्टडी होनी है, ठीक है। और ये जितना अच्छा आप कर लेंगे
क्योंकि इसमें खोज होती रहती है और इस खोज की जो शुरुआत हुई थी रॉबर्ट ब्रूसफुट और उन लोगों ने जो किया था वो 1861, 1862, 1863 ये 3 साल ऐसे थे जहां सबसे ज़्यादा खोजें हुई और सबसे पहले साउथ में शुरुआत हुई, साउथ में हुई। अब इसको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्टडीज़ का लेवल देना चाहें, एकदम मॉडर्न बनाना चाहें तो इसके लिए एक किताब पढ़ लीजिएगा, अर्ली इंडियंस। ये वाली स्टडी करने के बाद, ह्यूमन इवोल्यूशन के फॉसिल्स की स्टडी करने के बाद, स्टोन टूल्स की स्टडी करने के बाद में थोड़ा सा अंधविश्वास जाता रहता है, वैज्ञानिक सोच डेवलप होती है। क्योंकि ये जो फॉसिल्स हैं, कार्बन डेटिंग तो होता ही है, एब्सोल्यूट एज डिटर्मिनेशन का तरीका है, लेकिन कार्बन डेटिंग के बाद भी बहुत सारी मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी होती है और मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी होती है उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टडी होती है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो मदर से ट्रांसफ़र होता है, इसलिए उसको मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जो डेनिसोवंस हम लोग फॉसिल देखेंगे, जो क्वेश्चन भी आया था 2021 में या 19 में, डेनिसोवंस, DENISOVAN, डेनिसोवंस, ये बिल्कुल नया ह्यूमन फॉसिल है। तो पुरानी बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो सब बदल जाती हैं, जब जब नए फॉसिल्स आते हैं तो थ्योरीज बदलती हैं, थ्योरीज बदल जाती हैं, तो इसलिए फॉसिल्स आते रहते हैं, यानी कि नए फॉसिल की खोज होगी। और यूरोप में जब होती है तो इस प्रकार की जो है, अच्छा एक और पॉइंट डाल दीजिएगा, वो जो टेबल आप बनाएंगे, मैंने टेबल में आपको अभी पॉइंट्स लिखवाए थे, उसमें लिख लीजिएगा यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन कल्चर, एक पॉइंट हो जाएगा यूरोपियन कल्चर। तो यूरोपियन कल्चर भी उसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखें कि 33 लाख साल पहले जो पीरियड शुरू हो रहा है, पूरा पाषाण, तो बहुत लंबे समय तक पूरा पाषाण ही रहा। पूरा पाषाण मतलब निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण बहुत सालों तक रहा। तो डेट्स आप थोड़ा सा हमारे नोट्स में से देख लेना या फिर विकिपीडिया से देख लेना। तो हम निम्न पूरा पाषाण में चलते हैं। निम्न पूरा पाषाण में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोन टूल्स थे वो थे हैंडेक्स, हस्तकुठार, और इस समय का जो ह्यूमन था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलो के लिए मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलो मतलब सदर्न, पिथेकस मतलब ह्यूमन। तो सदर्न ह्यूमन, दक्षिणी मानव, चूंकि ये अफ्रीका में मिला था, ओल्डुवाई गॉर्ज, तंजानिया, ह्यूमन फॉसिल, मेरी लिकी, रॉबर्ट ब्रूसफुट, रेमंड डार्ट एंड रॉबर्ट ब्रूसफुट तो इंडिया में है, रेमंड डार्ट एंड मेरी लिकी, खास करके ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस, तो उसमें से अफ्रीकेनस वाला बहुत भारी फॉसिल था। सबसे फर्स्ट फॉसिल को लूसी कहते हैं, आप जानते हैं। तो ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। और ये जो फॉसिल मिला था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये हस्तकुठार यूज करता था। तो पूरी दुनिया में लगभग इसी श्रेणी के मानव थे, और तब से यहाँ मध्य प्रदेश में भी भीमबेटका में ह्यूमन बीइंग्स लगभग रहते आए हैं। तब शायद वो पेंटिंग उतना नहीं कर पाते थे। ये सब केव्स में आना शुरू हो गए थे। उससे पहले जो ह्यूमन था वो केव में नहीं था। हो सकता है उसने स्टोन टूल, जब केव्स में जब रहने लगे तब हम स्टोन टूल की स्टडी कर पाए। केव्स से पहले स्टोन टूल की स्टडी नहीं हुई है। इससे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पहले भी 2 फॉसिल बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, 3 फॉसिल हैं।
तो आप चाहें तो उसकी सीरीज लिख लें, ड्रायोपिथेकस, ओरियोपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ही श्रेणी का फॉसिल जब भारत में मिलता है तो चूंकि वो शिवालिक श्रेणी में मिला था इसलिए उसका नाम है शिवापिथेकस। ऑब्लिक उस स्लेश करके लिखिए रामापिथेकस। तो शिवापिथेकस, रामापिथेकस जो फॉसिल हैं वो इंडियन और ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, एक तरह से भारत के सबसे प्राचीन फॉसिल्स हैं शिवापिथेकस और रामापिथेकस। और यहाँ जो हमको फॉसिल्स मिले हैं, हमको जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो हैंड एक्स, हस्तकुठार, चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स, काटने के लिए, छीलने के लिए चॉपर, चॉपिंग टूल्स। तो ये मुख्य उपकरण हैं। और जब हम इसको यूरोपियन कल्चर से तुलना करते हैं तो ये कल्चर कहलाता है एशुलियन एबिवेलियन कल्चर, एबिवेलियन कल्चर, इसका नाम ये रखा जाता है। वहाँ का नामकरण इस तरह से चलता है, एशुलियन, एबिवेलियन। इसके बाद का इंपॉर्टेंट फॉसिल है होमो इरेक्टस, जिसमें मनुष्य सीधा खड़ा हुआ था फर्स्ट टाइम। अच्छा, अब साइट्स का नाम थोड़ा सा आप जा करके इग्नू के नोट्स में से ढूंढ लीजिएगा। ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान वो कोश वेबसाइट खोलिएगा और ऊपर सर्च वाले हिस्से में EHI02, ई कैपिटल H कैपिटल I, स्मॉल भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा। तो EHI02 करेंगे तो वहाँ से मॉड्यूल खुलेगा और उसमें जाकर के आप अर्लीस्ट वाला जो हिस्ट्री है, सबसे एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसको खोलिए और उसके पहले ब्लॉक को देखिए, उसकी पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट में आपको यही सब मिलेगा। हंटर एंड गैदरर्स, या फिर वहाँ सर्च में हंटर एंड गैदरर्स लिख दीजिए, क्योंकि शुरू के जो ह्यूमन थे वो हंटर गैदरर थे, शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। तो ये शिकारी थे, खाद्य संग्रह करते थे, जो कंदमूल होते थे जंगल में, जो भी जमीन में से कुछ निकलता था, फलों को तोड़ करके भी खाते थे। क्योंकि जो मैंने अभी आपको ड्रायोपिथेकस और ओरियोपिथेकस बताया था तो उसमें ओरियोपिथेकस सीड्स खाता था, ड्रायोपिथेकस फलों पेड़ पे रहता था। तो ये था एप से इंसान बनने की कहानी। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का यदि आप क्रेनियल कैपेसिटी भी जोड़ लीजिएगा, एक कॉलम क्रेनियल कैपेसिटी का भी तुलनात्मक अध्ययन में बनाइए। क्रेनियल कैपेसिटी 500-550 सीसी, गोरिल्ला के बहुत पास में, गोरिल्ला के बिल्कुल पास है। क्रेनियल कैपेसिटी 600 के आसपास है, 550-600 तो नहीं है, 550 ही मान के चलिए। वैसे हमारा सबसे जेनेटिक स्टडी के हिसाब से हमारा सबसे नज़दीकी रिश्तेदार जो है वो चिंपैंजी है। चिंपैंजी के और हमारे 99% जीन्स मैच करते हैं, लेकिन क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से हमारा जो सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है वो है गोरिल्ला। गोरिल्ला हमारा सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से। क्रोमोसोम्स और जीन्स के हिसाब से, नंबर ऑफ जीन्स के हिसाब से जो मैच करता है वो चिंपैंजी है। तो चिंपैंजी मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो चिंपैंजी, और क्रेनियल कैपेसिटी की अगर हम एनाटॉमिकल स्टडी हम करते हैं और सीसी निकालते हैं, क्रेनियल कैपेसिटी निकालते हैं, तो गोरिल्ला। तो दोनों समझ में आना चाहिए, कभी कभी दोनों पूछते हैं। तो जब आप मानव संग्रहालय में जाएंगे यहाँ के, तो जो डायग्राम बना हुआ है वो गोरिल्ला के साथ बना हुआ, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन लिखा है वो चिंपैंजी के साथ दिया हुआ। ठीक है, तो दोनों समझ लीजिए। और टूल्स तो यहाँ माइक्रोलिथिक ज़्यादा है, माइक्रोलिथिक ही रख सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े टूल्स तो इकट्ठे करके रखना मुश्किल होता है। तो यहाँ के मानव संग्रहालय में आपको माइक्रोलिथिक टूल्स मिलेंगे, मीजोलिथिक वाले। चलिए, तो अभी हम वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में जो फॉसिल है वो है होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस दो हैं, मैंने आपको बताया, एक जावा मैन है, एक चाइनीज़ मैन। हमारे नोट्स में जाएंगे तो उसमें ऊपर नीचे दूसरे तीसरे क्रम में दिया हुआ है। तो जो
जावा मैन है, जावा मैन का नाम है पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस। वो जावा में सोलो नदी के किनारे डुबोइस ने निकाला था। सोलो नदी, जावा की सोलो नदी के किनारे डुबोइस ने खोजा था इसको। जैसे मैंने अभी आपको ओल्डुवाई गार्ज बताया था, तंजानिया का, और रेमंड डार्ट बताया था, वैसे यहाँ डुबोइस। डुबोइस, सोलो रिवर, जावा, इंडोनेशिया, वहाँ आदमी सबसे पहले खड़ा हुआ, सबसे पहला खड़ा होने वाला इंसान। और ये जो थे ये क्लीवर यूज करने लगे थे, बोरर, क्लीवर, स्क्रैपर, खुरचने के लिए। और दूसरा जो सीधा खड़ा होने वाला इंसान है वो है सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस। सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस, ये दूसरा खड़ा होने वाला मानव है, चाइनीज मैन। और चाइना में जो जगह है वहाँ बीजिंग, पेकिंग, इसलिए इसका नाम है पेकिंग मानव। बीजिंग मानव तो नहीं बोलते, पेकिंग या पेकिंग भी बोलते हैं, बीजिंग का एक नाम वो भी है। तो पेकिंग मैन, चाइनीज मैन। और इसका जो जोलॉजिकल नेम है बाइनोमियल, वो नोमेनक्लेचर के हिसाब से वो है सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस। सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस। इन दोनों का जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 950 से 1050 के बीच है, दोनों का 950 और 1050, होमो इरेक्टस के दोनों फॉसिल्स का। और इनके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखना चाहिए, जैसे कि आग का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ फायर। पहली बार आग का प्रयोग इन दोनों ने शुरू किया है, खास करके चाइनीज मैन ने। चाइनीज ह्यूमन जो था उस जमाने का, उसने सबसे पहले आग का प्रयोग किया। बाकी दुनिया में दूसरी जगह बाद में फैला। अब वो डिफ्यूजन से फैला या इवोल्यूशन से आया, ये दोनों थ्योरी है। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने भी आग अपने यहाँ, देखिए जंगलों में तो आग लगती थी, और वो उन्होंने, ऐसा नहीं कि आग मनुष्य ने कभी नहीं देखी थी, लेकिन गुफा के अंदर जब वो चाहें तब आग जला सकें, ये चीज़ चाइनीज मैन ने शुरू किया था। ठीक है ना। हम जब चाहते हैं खाना पकाने के लिए, हमको चाहिए आग की ज़रूरत है गर्मी रखने के लिए, तब आग पैदा करना वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है। जंगल में आग लग रही है तो आग की कभी ना देखी हो ऐसा नहीं, आग तो रही होगी, लेकिन आग का आविष्कार करना मतलब आग की खोज कर लेना, मतलब आग को पैदा कर लेना अपने हाथ से, अपनी इच्छा से। दिया सलाई नहीं है ना, तो हमको उसको पत्थर को रगड़ करके कैसे आग पैदा करें, कैसे हम खाना पकाएं, तो ये चीज़ जो है चाइनीज मैन ने शुरू किया। और ये जब हम कल्चर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ एक कल्चर का नाम आता है, जब हम निएंडरथल की बात करेंगे अगले मानव की, उस कल्चर का नाम है मोस्टेरियन कल्चर। मोस्टेरियन कल्चर, तो मोस्टेरियन कल्चर बहुत ज़्यादा इवॉल्व कल्चर है। अगेन केव्स में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। स्टोन टूल्स थोड़े और फाइन हो जाएंगे, स्टोन टूल्स फाइन हो जाएंगे, और अब ये मिडिल पैलियोलिथिक हो जाएगा। मिडिल पैलियोलिथिक, लेट मिडिल पैलियोलिथिक थोड़ा सा, क्योंकि होमो इरेक्टस के साथ मिडिल पैलियोलिथिक तो आ ही गया है, होमो इरेक्टस के साथ मिडिल पैलियोलिथिक तो हो गया है। और अब कल्चर का नाम होगा, यूरोपियन कल्चर का नाम होगा मोस्टेरियन कल्चर। फॉसिल मिला है निएंडरथल का, होमो निएंडरथलेंसिस। तो जर्मनी की निएंडर घाटी, निएंडर घाटी में एक गुफा है, उस गुफा में, निएंडर गुफा ही बोलेंगे अब तो उसको, निएंडरथल के। और जिस डेनिसोवन की हम बात कर रहे थे अभी, कि अभी मॉडर्न एक और ह्यूमन जो है हमने खोजा है, वो उतना क्रेनियल, और यहाँ जो क्रेनियल कैपेसिटी हम बात करेंगे
निएंडरथल की क्रेनियल कैपेसिटी 1700 सीसी, इसलिए बहुत इवॉल्व ब्रेन माना जाता है निएंडरथल का। डेनिसोवन का इतना नहीं है, डेनिसोवन उससे कम है, 1500 1550 वाला है। और डेनिसोवन रशिया में है। डेनिसोवन की जो गुफाएं मिली हैं वो हमको रशिया में मिली हैं। तो अब बहुत सारी बहस जो है वो साइंटिस्ट के बीच चल रही है कि डेनिसोवन हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं या निएंडरथल हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं। तो हमारे सबसे नज़दीकी रिश्तेदार कौन है? तो आप लोग आजकल गूगल पे जा कर के अगर सर्च करेंगे निएंडरथल वर्सेस डेनिसोवन या निएंडरथल / डेनिसोवन, तो बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत सारे एनिमेशन, बहुत सारे पीपीटी, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे वीडियो उस पर मिल जाएंगे। तो सुनिए जा कर के, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी सुनना चाहते हैं सुनिए। यूपीएससी ऑलरेडी डेनिसोवन पे पूछ चुका है कि ये एक ह्यूमन फॉसिल है, 2019 में, 19 का सवाल था, तो उसको भी सर्च करिए। तो यूपीएससी का ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चंस में भी है, और गूगल पे बहुत सारी बहस हैं, बहुत सारा नॉलेज है, मटेरियल है, उसको सर्च करिए। क्योंकि अर्ली इंडियंस, मैंने बताया टोनी जोसेफ की अर्ली इंडियंस बुक है। जो लोग अभी छोटे बच्चे हैं, 11th 12th में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और 2-3 साल बाद आईएएस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, वो ये किताब जरूर पढ़ें, अर्ली इंडियंस। जेनेटिक स्टडी है, मॉलिक्यूलर स्टडी पे क्रोमोसोम और जीन्स के माध्यम से बताया गया है, और आंखें खोल देने वाली किताब है, काफ़ी एनलाइटेंड बुक। इतनी ऑथेंटिक बुक्स जो हैं बहुत कम मिलती हैं। टोनी जोसेफ। तो डेनिसोवन की चर्चा हो गई। निएंडरथल बहुत ज़्यादा ब्रेन में इवॉल्व माने जाते हैं, और इस समय के जो टूल्स हैं वो थोड़े थोड़े माइक्रोलिथ्स आने लगे थे, माइक्रोलिथिक छोटे टूल्स आ गए थे। क्लीवर ऑलरेडी हो गए थे, हैंडेक्स छोटी हो गई थी, और इस समय के लोग मूलर्स और क्वैन ये सब बनाने लगे थे, सील लोड़ा, जिससे पिसाई होती, मसाला पीसा जाता है, चटनी बनाई जाती है। पुराने ज़माने में पत्थर पर घिस करके बनाते थे, मिक्सर ग्राइंडर का काम वही करता था। ऐसी चीज़ें यहाँ आने लगी हैं। सोशल लाइफ लोगों की ऐसी थी कि इस समय में विवाह जैसी संस्था का आविष्कार हो गया था, और लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, और धर्म की शुरुआत एक तरह से होने लगी थी। जादू टोना देखने को मिलता है। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप जादू टोना है। जादू टोना जब विकसित हो जाता है तो वो धर्म बन जाता है, और धर्म विकसित होता है तो अध्यात्म बन जाता है, और शहरी क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में वो विज्ञान बन जाता है। तो इसलिए सुखी रहने के लिए लोग धर्म और विज्ञान को मिलाते हैं, ताकि धर्म भी रहे और विज्ञान भी रहे। उसको बोलते हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। तो यही चीज़ जो है आपको यहाँ मिलेगी। शवाधान जो होता है, जो कब्र मिली है, उसमें लोगों ने कुछ जादू टोना किया है। उसमें किसी और को भी साथ में दफनाना, या मरे हुए आदमी के साथ कुछ और चीज़ों को दफनाना, ये प्रूव करता है कि लोग पूर्व जन्म, आने वाले किसी अगले जन्म में विश्वास करते हैं कि आदमी फिर से पैदा होगा। तो शायद इन लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास था। ब्रिलियंट बहुत थे, दिमाग बहुत था, लेकिन दिमाग होना और चालाक होने में अंतर है। इसी समय में एक और इंसान आया था, और वो होमो सेपियंस की शुरुआत थी। लेकिन होमो सेपियंस में इस समय में जो मनुष्य आया उसका नाम था क्रोमैग्नन। होमो सेपियंस क्रोमैग्नन, हम लोग हैं होमो सेपियंस सेपियंस। तो होमो सेपियंस सेपियंस की यात्रा तक 3 और मनुष्य आए हैं। कई लोग डेनिसोवन को भी उसी श्रेणी में मानते हैं, लेकिन हम डेनिसोवन को और निएंडरथल को हमने भी बाहर रख दिया है, सेपियंस नहीं माना है। तो होमो सेपियंस की सीरीज में पहला आया है क्रोमैग्नन। और ये जो क्रोमैग्नन था, ये कॉम्पिटिटर था, राइवलरी थी निएंडरथल के साथ में। दोनों का कंपटीशन है, निएंडरथल का और क्रोमैग्नन का। क्रोमैग्नन ज़्यादा चालाक है, चालाक इंसान है। क्रोमैग्नन चालाक इंसान है, बुद्धिमान तो है ही, लेकिन साथ साथ चालाक है। क्रेनियल कैपेसिटी 1540 है, 1540 सीसी है।
निएंडरथल का क्रेनियल कैपेसिटी 1700 सीसी है, 160 सीसी ज़्यादा है, दिमाग ज़्यादा है लेकिन चालाकी नहीं है, और चालाकी नहीं होने से वो सरवाइव करने में, कंपटीशन में वो पीछे रह जाता है। तो 30,000 साल तक दोनों का कंपटीशन चलता है, 30,000 साल तक, 30,000 ईयर्स। निएंडरथल भी थे, क्रो-मैग्नन भी थे, और दोनों के कंपटीशन में अंततः फिर क्रो-मैग्नन जीत जाता है, क्योंकि आइस एज आ जाता है, हिमयुग। और उस हिमयुग में मेमथ को मार गिराना, भागते हुए जानवरों पर मिसाइल छोड़ना। तो मिसाइल कैसे छोड़ी? उनने प्रक्षेपास्त्र बना लिए, छोटे छोटे माइक्रोलिथिक टूल्स, तीखे तीखे टूल्स, मिट्टी के, हड्डी के भी टूल्स बना दिए, सिंग के बना दिए। तो सिंग और हड्डी के टूल्स भी बनाने लगे थे, और उनको फिर किसी बांस या लंबी लकड़ी में उसको फंसा लिया आगे, और उसको फिर किसी भागते हुए जानवर पे फेंकते थे, तो उनको शिकार बहुत आसानी से मिलने लगा। निएंडरथल ये सब नहीं कर पा रहे थे, वो अपना हथियार लेके उसके पीछे भाग रहे थे। तो वो बुद्धि ज़्यादा होने के बाद भी वो वैसी चालाकी उनके पास नहीं थी। आपसी दोनों के संघर्ष के बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिसमें आपस में दोनों की लड़ाइयाँ हुई होगी, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, काट दिया, तो ऐसे शवाधान मिलते हैं। और ये जो कल्चर मोस्टेरियन के बाद में जो डेवलप हुआ, सोल्यूट्रियन, और सोल्यूट्रियन के समय में ग्रिमाल्डी, चांसलेट, क्रो-मैग्नन के बाद आया है होमो सेपियंस ग्रिमाल्डी, उसके बाद है होमो सेपियंस चांसलेट, और हम जो मॉडर्न ह्यूमन अभी जो हैं सारे, वो हैं होमो सेपियंस सेपियंस। हमारा जो टाइटल है वो सब स्पीशीज सेपियंस। निएंडरथल के बाद जो था उसकी सब स्पीशीज होमो सेपियंस क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस ग्रिमाल्डी, होमो सेपियंस चांसलेट। फाइनली हम लोग हैं होमो सेपियंस सेपियंस। सोल्यूट्रियन, और ये सब उच्च पुरापाषाण की समाप्ति पे है। और ये जो समय हम जो बता रहे हैं ये है मिजोलिथिक। अब जो समय आया है वो है मिजोलिथिक, मध्य पाषाण। और वो जो उच्च पुरापाषाण हम बता रहे थे होमो इरेक्टस के बाद वाला, वो एक ऐसा समय है कि हमारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसकी जो बेस्ट साइट है वो है आदमगढ़। आदमगढ़ मिजोलिथिक की है, लेकिन उच्च पुरापाषाण की है, भीमबेटका बेस्ट है। तो अगला मिजोलिथिक जब हम आएंगे तो उसमें आदमगढ़ लिखेंगे। पचमढ़ी की भी कुछ गुफाएं, डोरोथे डीप, और वो कुछ गुफाएं पचमढ़ी में भी हैं जहाँ पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग्स है। ये फॉसिल्स जो यूज़ करते थे, ये जो ह्यूमन थे भीमबेटका के, ये जो पत्थर के औजार यूज़ करते थे उच्च पुरापाषाण वाले, अपर पैलियोलिथिक वाले। और सबसे ज़्यादा पेंटिंग इसी पीरियड की है, अपर पैलियोलिथिक की। उससे प्रूव होता है कि ये बाइसन और डियर और बफेलो इन सब का शिकार करते थे। टाइगर, ये सब फोटो बनाए इन्होंने, पेंटिंग्स बनाई हैं। तो पेंटिंग्स की चर्चा हम जब करेंगे तो सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग में इसकी चर्चा करेंगे। अभी हम चूंकि फॉसिल की चर्चा कर रहे हैं तो यहीं पर। और इसी समय में सीधा खड़ा होने वाला जो मानव है वो होशंगाबाद के हथनोरा से भी मिला है, जिसका नाम है होमो नर्मदेंसिस, होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस पूरा नाम है। जैसे मैंने आपको होमो इरेक्टस वो बताया था, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस और सिनेंथ्रोपस पैकिनेंसिस, चाइनीज़ मैन और जावा मैन, वैसे ही एक ह्यूमन फॉसिल हमारे यहाँ का, पहले उसको मेन फॉसिल माना गया था, लेकिन बाद में पता चला वो महिला का भी खोपड़ियाँ उसमें मिली, तो उसका नाम ह्यूमन फॉसिल कर दिया है, ह्यूमन फॉसिल। डॉक्टर अरुण सोनकिया, MPPSC के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नाम है। 1982 में मैंने फर्स्ट टाइम टेलीविज़न जब देखा था तो मैंने इन्हीं का कमेंट्री चल रहा था, इन्हीं का जो है इंटरव्यू चल रहा था। डॉक्टर अरुण सोनकिया, अभी कुछ समय पहले डेथ हो गई। तो पूरे भारत में आपको साइट्स देखनी है, इग्नू के नोट्स में साइट्स लिखी हुई है।
एनसीईआरटी पढ़ने वाले बच्चे इसमें पिछड़ जाते हैं, ये वाला हिस्सा गायब रहता है। एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें उतने डीप में नहीं रहती। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको इग्नू के नोट्स में मिलेगा। यूपीएससी पूछता रहता है इसके बारे में, नहीं भी पूछता है तो डेनिस ओवन आ गया। अब डेनिस ओवन तो करंट अफेयर्स का पार्ट है, लेकिन अगर आपको बेसिक फॉसिल्स नहीं पता होंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। बेसिक फॉसिल्स पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डॉक्टर अरुण सोनकिया को लिखेगा होमो इरेक्टस नरमदेंसिस, होमो इरेक्टस नरमदेंसिस। और ये जो नर्मदा मैन इसको बोलेंगे, जैसे वहाँ चीनी मानव बोला है, वहाँ जावा मानव बोला है, यहाँ इसको बोलेंगे नर्मदा मानव। तो नर्मदा मैन करके सर्च करेंगे या नर्मदा ह्यूमन करके सर्च करेंगे तो आ जाएगा। हथनोरा, होशंगाबाद का हथनोरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल है। टूल्स भी हैं, बहुत सारे टूल्स भी हैं, स्टोन टूल्स भी हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर संकालिया, एक डॉक्टर संकालिया हैं, वो साउथ में सबसे ज़्यादा उन्होंने खोज की है। रॉबर्ट ब्रूसफूड, संकालिया। तो साइट्स आप पढ़िएगा, साइट्स के नाम बहुत सारे हैं, वो हम अभी साइट्स में नहीं जा रहे हैं। एमपीपीएससी के हिसाब से साइट्स मैंने आपको बता दी। बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे इसमें, इसलिए इसको कर लेते हैं। मिजोलिथिक टूल्स में जब आएंगे, मिजोलिथिक वाले में जब आएंगे तो इम्पॉर्टेंट साइट है आदमगढ़, होशंगाबाद का आदमगढ़, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। सराय नाहर राय, आदमगढ़। और 40,000 ईयर्स एगो, 40,000 ईयर्स बीसी, 40,000 बीसी में लगभग आपको मिजोलिथिक मिलेगा। अब ये थोड़ा सा टाइम पीरियड मैं बहुत सारी किताबों से मिला जुला के बता रहा हूँ। जब आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो अलग टाइम फ्रेम आएगा, इग्नू के नोट्स में लगा आएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत सारी किताबों का नतीजा है, फाइनली हमने ये कंक्लूड किया है। और मेसोलिथिक पीरियड की सबसे बड़ी विशेषता है माइक्रोलिथिक टूल्स। और अगर इसकी तुलना अगर हम वहाँ की कल्चर से करें यूरोपियन, तो कलेक्टोनियन, कलेक्टोन ऑन सी, कलेक्टोनियन फ्लेक्स, कलेक्टोनियन फ्लेक्स, माइक्रोलिथिक टूल्स, बहुत छोटे छोटे टूल्स, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। पॉलिश्ड टूल्स, पॉलिश भी बहुत की हुई है, बहुत सारे एजेस हैं उसमें। फ्लेकिंग टेक्निक के अलावा भी उनने घिसने की कोशिश की है। और इन टूल्स को वो दूसरे के साथ बांध के फिर चलाते थे, किसी बांस में, लकड़ी में जोड़ करके हत्था बनाते थे, उसका हैंडल बनाते थे। ये टूल्स अपने आप में यूज नहीं करते थे, हैंडल बनाते थे उसका। उस समय के मनुष्य खाल ओढ़ने लगे थे, कपड़े बनाने लगे थे। अभी कॉटन की शुरुआत नहीं है, लेकिन फिर भी छाल ओढ़ने लगे हैं, कपड़े तो नहीं है। जानवरों की वुल को यूज करने लगे हैं। अभी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स नहीं आया है। 10,000 बीसी, प्रेजेंट डेज से देखें तो भी 10,000 लिखेंगे तो भी चलेगा, 8,000 बीसी भी कह सकते हैं। 8,000 बीसी या 10,000 बीपी, बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट, अभी से 10,000 साल पहले, या फिर बिफोर क्राइस्ट 8,000 ईयर्स। जो इंपॉर्टेंट पीरियड है वो है नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। और ये जो नवपाषाण काल है, नियोलिथिक पीरियड है, इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, नवपाषाण क्रांति। ये नवपाषाण क्रांति है। गॉर्डन चाइल्ड ने इसको क्रांति कहा है। और क्रांति कहने के पीछे 4 बड़े कारण हैं, खास करके 2 बड़े कारण हैं। फर्स्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स को डोमेस्टिकेशन कर रहे थे तो खेती की शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत हुई। और जब एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहे थे तो गाय, बैल, बकरी, डॉग, इन सबको अपने साथ रखने लगा मनुष्य।
जंगली जानवरों को अपने साथ रख के ट्रेनिंग दिया ना उनको, तो अपने घर पे रखवाली करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जब ये आने लगे तो सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया। अब जो लाइफ थी वो सीडेंटरी लाइफ थी, स्थानाबद्ध जीवन था। मोबाइल फेज में नहीं रहे, मोबाइल फेज से कहाँ पहुँच गए, सीडेंटरी आ गए, स्थानाबद्ध एक जगह। गांव बनने लगे, विलेज, रूरलाइजेशन। रूरलाइजेशन तो वर्ड ठीक नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट टाइम विलेज का फॉर्मेशन हुआ, गांव। एग्रेरियन सोसाइटी बनने लगी, कृषक समाज की शुरुआत हुई। सरप्लस इकोनॉमी शुरू हुई, अनाज कुछ बचने लगा। बट फिशिंग कंटिन्यू था, क्योंकि हार्पून बनाते थे, हड्डी के औजार बनाने लगे थे। जो जंगली जातियां थी, जंगली अनाज तोड़ तोड़ के उन्होंने खाया और देखा कि ये खाने में अच्छा लगता है, तो उन्होंने फिर उसको उगाना शुरू किया। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, खेती की शुरुआत। एनिमल्स को दोनों कारणों से साथ रखते थे, उपयोग भी करते थे, वूल भी निकालते थे, खाते भी थे और दूध भी निकालते थे। तो मिल्क का यूज़ करने लगे, वूल का यूज़ करने लगे, और डॉग और ऐसे एनिमल्स को वो सुरक्षा के लिए यूज़ करने लगे। और जंगल जाके शिकार करना और फूड कलेक्ट करके लेके आना, फूड गैदर करना, ये दोनों काम तो करते ही रहे, साथ साथ ये भी चलता रहा। तो हम यहीं से नवपाषाण काल से ही हम शुरू करेंगे। कल जो है नियोलिथिक पीरियड के बाद हम लोग कुछ नियोलिथिक वाली साइट्स आप पढ़ के आइएगा, खास करके कश्मीर में मिलेगी, अफगानिस्तान में मिलेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नियोलिथिक में कि पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर करके देखिए कि इजिप्ट में क्या हो रहा था, मेसोपोटामिया में क्या हो रहा था। अलग अलग सभ्यताओं में इंडियन सिविलाइजेशन को साथ में जोड़ करके देते हैं। नियोलिथिक पीरियड में दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लोग कैसे फसल उगा रहे थे, कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, वहाँ के एनिमल्स के नाम क्या हैं, वहाँ की फसलों के नाम क्या हैं, ऐसा एक चार्ट बनाइए। तो ये जो इतना हिस्सा मैंने बताया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फॉसिल्स हैं, स्टोन टूल्स हैं, कल्चर हैं। तो कल हम लोग जो है नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक और फिर ब्रॉन्ज एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन और उन सबको करेंगे। ठीक है, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की